हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम कुशवाहा, आपका सोशोलॉजी एजुकेटर। तो जब भी हम मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि आपने या और हमने सोशोलॉजी पढ़ा, तो हमारे सामने पहला सवाल आता है कि सोशोलॉजी से हमें क्या मिलेगा, या ऐसा क्या हम अलग बन जाएंगे कि हम सोसाइटी को दूसरी तरीके से देखने लगे। तो हम मेरे आसपास के या मेरे फादर या कुछ अंकल लोग जो या जो भी नए लोग हैं वो पूछते थे कि सोशोलॉजी ऐसी क्या स्टडी करता है, क्यों पढ़ना चाहिए, कि तुम जाके क्या ही ट्राइब्स को देख लोगे जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ये जो कि समाज को तुम अलग क्या देख लोगे। तो इन सारे सवालों का जवाब आज की इस फाउंडेशन क्लास में मिलेगा कि आपको सोशोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए, आपके और एक कॉमन लोगों के बीच क्या डिफरेंस होगा जब आप सोशोलॉजी पढ़ते हैं, आप कैसे लोगों को कैटेगराइज करेंगे, क्या आप उसको एनालाइज करेंगे, ये सारी चीजें का जो जवाब है वो आपको इस क्लास में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक अंकल हैं, ये पूछ रहे हैं कि वाई वी शुड स्टडी सोशोलॉजी, या हमें क्यों पढ़ना चाहिए समाजशास्त्र। तो इसका जवाब हमें मिलता है जब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन कहती है कि सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। क्या कहता है? सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब सोसाइटी किससे मिलकर बनी है। जब भी हम बात करते हैं सोसाइटी की, तो सोसाइटी आप देखेंगे कि आपका आसपास बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे कि सबसे पहले आपको देखने को मिलता है फैमिली, यानी जो आपके, मैं आपके अपने पास की बात करता हूँ कि फैमिली आपको देखने को मिलेगा। वहीं आपको और भी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि मैरिज। आपने आप अपने आसपास देखा हो कि आपके आसपास कुछ ना कुछ शादियां होती रहती। दूसरा जो सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है एजुकेशन। तो आपके समाज में आप या हमारे समाज में एजुकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? उसके बाद पॉलिटिक्स हो गया, रिलीजन हो गया, ये सारी चीजें आपको आपके आसपास देखने को मिलता है। क्लियर? रिलीजन हो गया, ये सारी चीजें आपको आपको अपने आसपास जो बहुत कॉमन चीज है वो देखने को मिलती है। तो इन सारी चीजों से मिलके बनी है हमारी सोसाइटी। जब हम इन सारी चीजों की स्टडी करते हैं, या जब हम इन सारी चीजों को एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करते हैं, उसे हम बोलेंगे सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोसाइटी और सोशल रिलेशनशिप एंड हाउ पीपल लिव इन ग्रुप। मतलब कि लोग अकेले नहीं रह रहे हैं, लोग समूह में रह रहे हैं। मतलब कि अगर हम थोड़ा सा एंशियंट टाइम में जाएं, एंशियंट टाइम में आप देखेंगे, या मूवीज में आपने देखा होगा जो थोड़ा सा ट्राइब्स वाली मूवी होती है, आपने देखा होगा कबीले में रहते हैं वो लोग, एक ऐसा समूह बनाएंगे और वहीं अपना उनका एक सरदार होता है। तो मतलब पुराने टाइम से ही व्यक्ति जो है या आदमी जो है, इंसान जो है, वो समूह में रहता आ रहा है। अब समूह में रह रहा है तो ऐसा नहीं कि एकदम जानवरों जैसे रहेंगे हम, कि बेसिक जो डिफरेंस होगा जानवरों और हम में कि हम चिंतनशील हैं, हम सोच सकते हैं। क्लियर? तो जो जब हम समूह में रहते हैं तो कुछ ना कुछ नियम बनाते हैं, कुछ ना कुछ नॉर्म्स बनाते हैं, कुछ ना कुछ लॉज बनाते हैं कि आपको इस समूह में इस तरीके से रहना है, इस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करना है। क्लियर? तो सोशल रिलेशनशिप का आप यहाँ पे इसका मतलब नेटवर्क भी समझ सकते हैं कि आपके जो नेटवर्क होते हैं या आपके जो कनेक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं सोशल रिलेशनशिप। इन्हीं नेटवर्क के तहत या इन्हीं रिलेशन के तहत जब आप ग्रुप में रहते हैं और सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं, अंडरस्टैंड, ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, कि समाज में आपका बिहेवियर क्या है। समाज का मतलब ये नहीं कि आप जहां रह रहे सिर्फ वहीं, मतलब कि आपका परिवार में आपका जो फॉर्मल ग्रुप है, मतलब फॉर एग्जांपल ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस, रिलीजन, पॉलिटिक्स में आपका क्या बिहेवियर है, इन सारी चीजों को स्टडी करता है सोशोलॉजी। जैसे कि कल्चर स्टडी करेगा। कल्चर का मतलब यहाँ पे नहीं कि जो आप समझते हैं कि आपके कपड़े पहनने का तरीका है, ये सारी चीजें, ये सारी कल्चर सिर्फ इससे मिलके नहीं बनता, बल्कि कल्चर आपको बताता है कि आपने अपनी पुरानी चीजों से क्या सीखते आ रहे हैं। एक बहुत बेसिक है, जैसे कि बुक में अगर पैर लग जाता है तो हम उसको ऐसे पैर छूने लगते हैं। तो ये कल्चर बन जाता है जब आप वो जनरेशन टू जनरेशन आप उस बिहेवियर को सीखते जाते हैं। जब आगे हम कल्चर का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन आती है, कल्चर इज अ लर्न बिहेवियर, जिसे आपने सीखा है पुराने तरीकों से, अपने प्रीवियस जनरेशन से, तो उन सारी चीजों से जो आपने सीखा है उसे हम बोलते हैं कल्चर। उसके बाद आता है कि इंस्टीट्यूशन लाइक मैरिज हो गया, रिलीजन हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सारी चीजों को हम बोलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन। क्लियर?
तो सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब एक ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें कुछ नियम होंगे, कुछ लॉज होंगे, कुछ नॉर्म्स होंगे, कुछ वैल्यूज होंगे जो आप शेयर करते हैं। मतलब कि अगर मैं मैरिज करूंगा तो जो जिससे भी मेरी शादी होगी तो हमारे बीच कुछ ना कुछ शेयर नॉर्म्स होंगे, वैल्यूज होंगे, कि सेम वैल्यूज के लोग होने चाहिए। थोड़ा बहुत वैल्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, थोड़ा आप शेयर करेंगे, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली अलग होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें स्टडी करते हैं हम सोशियोलॉजी के तहत। यानी समाज शास्त्र में हम समाज में ह्यूमन इंसान कैसे बिहेव करता है, कैसे व्यवहार करता है अपने सामाजिक संस्थाओं के साथ, जैसे कि परिवार हो गया, विवाह हो गया, शिक्षा हो गया, रिलीजन हो गया, इन सारे चारों तरफ जो बिहेव करता है, व्यवहार करता है, उसे हम बोलते हैं सोशियोलॉजी। और इन्हीं सारी चीजों को स्टडी करता है समाज शास्त्र। अगर अभी नहीं समझ आया तो नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट परिभाषा में आपको और अच्छे समझ आ गई। ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर परिभाषा है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आइए देखते हैं कि सोशियोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक। देखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं सिस्टमैटिक, क्लियर, जब भी हम बात कर रहे हैं सिस्टमैटिक या साइंटिफिक की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, या जब हम साइंटिफिक की बात करते हैं, या आपने देखा होगा जब हम साइंस पढ़ते थे, हम 9, 10th, 11th या जब भी, फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, तो हम एक तरीके से स्टडी करते हैं कि पहले हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा, फिर सेकेंड लॉ पढ़ा, फिर थर्ड लॉ पढ़ा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने क्या पढ़ा, थर्ड लॉ पढ़ लिया, नहीं। जब भी हम ग्रेविटी को पढ़ते हैं तो पहले हम धीरे धीरे समझते हैं ग्रेविटी क्या है। या फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में हम देखते हैं, या फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी को जब हम स्टडी करते हैं तो हम पहले जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें हम पहले मुंह को पढ़ते हैं, उसके बाद ये वाला पार्ट पढ़ते हैं, फिर हमारा पेट हो गया, या जो भी सारी चीज। तो साइंटिफिक स्टडी है सोशियोलॉजी। इसका मतलब कि इसमें आप में क्या होगा कि आपका रिसर्च होगा, साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन होगा। ऑब्जर्वेशन का मतलब कि आपने उन सारी चीजों को बार बार देखा है और आपको वही सारी चीजें मिल रही हैं। मतलब आपने पहली बार मैरिज को स्टडी किया, दूसरी बार आपने मैरिज के फॉर्म को स्टडी किया, तीसरी बार स्टडी किया, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ न कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि कंप्लीटली परिवर्तन हो गया है। क्लियर? ये सारी चीजें इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक। मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से जब भी हम स्टडी करेंगे, जब हम इसको क्रमबद्ध तरीके से क्रम से स्टडी करेंगे तो उसे हम बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी। उसके बाद इंटरप्रिटेटिव स्टडी क्या है, ये वर्ड एक हमारे सामने आ जाता है कि इंटरप्रिटेटिव स्टडी का मतलब कि आपका सब्जेक्टिव मीनिंग क्या है, यानी आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है किसी चीज को लेके वो क्या कहता है। विवाह को देखने का आपका अलग तरीका होगा, मेरा अलग तरीका होगा, या जो हमारी पुरानी जनरेशन थी उनका कुछ अलग तरीका होगा। पुरानी जनरेशन का तरीका ये है, या उनका सोचने का या उनका इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होगा, या वो ऐसे आपको बताएंगे कि विवाह से आपको परिवार बढ़ता है और आपके घर वाले आसपास सब मिलकर साथ रहते हैं। लेकिन मेरे देखने का मतलब, जो नए जनरेशन उनके देखने का नजरिया ऐसा भी हो सकता है कि मैरिज में दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी होना चाहिए, जो आपका दूसरा पार्टनर है वो आपको समझना चाहिए, इकोनॉमिकली चीजें शेयर होनी चाहिए, मतलब इकोनॉमिकली जो रोल है वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी चीजें एक पर्सन कर रहा है दूसरा पर्सन नहीं कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें क्या होता है, अपने अपने अनुभव के हिसाब से लोग उसका मतलब निकालते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरप्रिटेटिव स्टडी। इसका मतलब अनुभव भी कहते हैं, मतलब कि आपने क्या अनुभव किया है उसे हम बोलते हैं इंटरप्रिटेटिव स्टडी। उसके हिसाब से सोशल लाइफ, आपका सामाजिक जीवन कैसा है, सोशल रिलेशन क्या, सोशल रिलेशन क्या, इसको हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। अभी के लिए इतना कि जब हम सोशल रिलेशन की बात करते हैं, सोशल रिलेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके जो इनफॉर्मल और जो आपके फॉर्मल रिलेशन है, मतलब आपके जो आपके मित्र के साथ, आपके दोस्त के साथ, आपके घर वालों के साथ, या आपके जो ऑफिस में आपके कलीग्स के साथ जो रिलेशन है, इन सारी चीजों के जो रिलेशन, उसके बाद जो सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि मैरिज हो गया, किनशिप हो गया, इन सारी चीजों का, इन सारी चीजें, कल्चर हो गया, या इन सारी चीजों को जो सोशल चेंज के साथ बताता है कि समाज कैसे बदल रहा है। इन सारी चीजों की जब स्टडी करता है, इसका इसका एम होता है सोशियोलॉजी का टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, मानव के बिहेव को समझना, उनके व्यवहार को समझना,
उसके थ्रू कैसे मानव का आकार, मानव का समाज कैसे बनता है और समाज कैसे बदलता है, इन सारी चीजों को स्टडी करता है सोशियोलॉजी। इसका मतलब कि सोशियोलॉजी अभी का जो हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन हम निकालते हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंस है जो कि साइंटिफिक तरीके से स्टडी करता है सोसाइटी को, समाज को और सोशल इंस्टीट्यूशन को। मतलब समाज के जो भी सारी चीजें हैं उनको एक साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, एनालिटिक तरीके से या क्रिटिकल तरीके से जो स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं सोशियोलॉजी। क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा। अब दूसरा मेरे सामने एक सवाल आता है कि कुछ जो थिंकर्स थे उन्होंने सोशियोलॉजी के डेफिनेशन क्या दी। इस डेफिनेशन से कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक जो थिंकर है ये है इनका अगस्त कॉम्टे। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इनको, अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे को अगर आप देखेंगे या अगस्त कॉम्टे को हम बोलते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी इन्होंने ही सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट इस्टेब्लिश किया। फादर ऑफ, क्लियर? उसके बाद ये कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो साइंस है जो कि स्टडी करता है सोसाइटी को, यानी सोशियोलॉजी इज अ साइंस दैट स्टडी सोसाइटी साइंटिफिक तरीके से, कि क्रमबद्ध या वैज्ञानिक तरीके से जो स्टडी करेगा उसे हम बोलते हैं सोशियोलॉजी, सोसाइटी को स्टडी करने का। इसी के तौर पे इन्होंने बताया कि ओरिजिन के हिसाब से, मतलब कि समाज या विज्ञान का जिस तरीके से उदय हुआ है या जिस तरीके से बना उसके हिसाब से सोशियोलॉजी क्या है, सबसे कॉम्प्लेक्स है। मतलब सोशियोलॉजी जो है वो सबसे कठिन विज्ञान माना जाता है। मतलब विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन सब से कठिन माना जाता है सोशियोलॉजी। मतलब कि उदय के हिसाब से बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास एस्ट्रोनॉमी आया, मैथमेटिक्स आया, फिर फिजिक्स आया, फिर केमिस्ट्री आया, बायोलॉजी आया। क्लियर? ये एक सीक्वेंस है कि हमारा साइंस ऐसे ऐसे डेवलप हुआ। डेवलपमेंट के हिसाब से जो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यानी जो सबसे लास्ट में आया सोशियोलॉजी, वो सबसे कॉम्प्लेक्स है, वो सबसे जटिल है, उसे बहुत तरीके से, उसे एक साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया जाना चाहिए। उसके बाद हमारे एक थिंकर आते हैं जिनका नाम है मैक्स वेबर। क्या? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कहते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, कि आपने क्या अनुभव किया है, आपने क्या अनुभव किया है, यानी आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, इन सारी बेसिस पे आपने क्या स्टडी किया है ये बताता है सोशियोलॉजी। मतलब समाज को आपने क्या अनुभव किया उसके अनुसार जब आप स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सोशियोलॉजी। क्लियर? इसी को इन्होंने एक दूसरा टर्म भी दिया जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसे बोलते हैं ये वर्स्ट हीन। वर्स्ट हीन मेथड का मतलब टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी इन द सब्जेक्टिव मीनिंग, मतलब कि आपके अनुभव के अनुसार आपको समाज को स्टडी करना ही सोशियोलॉजी है। क्लियर? एक थिंकर और आते हैं जो जिनका नाम है इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम को बोला जाता है एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी। क्लियर? मतलब कि इनका ही रोल है टू इस्टेब्लिश एज अ सब्जेक्ट सोशलॉजी को। जब भी हम एज ए सब्जेक्ट स्टडी करते हैं तो इनका ही सबसे बड़ा रोल है समाज शास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने में। मतलब इन्होंने ही समाज शास्त्र को एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित किया। ये कहते हैं कि सोसाइटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्ट, जिसे इन्होंने बोला सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट मतलब कि जो कुछ है जो कि मेरे लिए है वो सेम चीजें सबके लिए होती हैं। जब इन्हीं तरीके से हम स्टडी करेंगे तो उसे हम बोलते हैं सोशल फैक्ट। फॉर एग्जांपल कि दिल्ली हमारी कैपिटल है, ये मेरे लिए भी लागू है और आपके लिए भी ये चीजें वैलिड है। मतलब इसका वैलिडिटी है, इसे आप भी जान सकते हैं और मैं भी। ये मेरे और आपके पर्सनल बायसनेस से क्या होगा, दूर होगा, एक्सटर्नल होगा। मतलब मेरा इसमें कोई
फोर्स नहीं हो कि मैं इसको चेंज कर सकूं। क्लियर? तो ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम बोलते हैं सोशल फैक्ट। तो ये कहते हैं कि सोशोलॉजी क्या है? सोशोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोशल फैक्ट, मतलब कि सोशोलॉजी एक सोशल फैक्ट का साइंस है जिसे हम स्टडी करते हैं। जब हम फैक्ट को मिलाते जाते हैं तो एक एक साइंस के तरीके से हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सामने सवाल आता है कि जब हम कॉमन सेंस की बात करते हैं, मतलब कि एक कॉमन व्यक्ति में और एक सोशोलॉजी स्टडी करने में, समाजशास्त्र स्टडी करने वाले विद्यार्थी में या स्कॉलर में क्या डिफरेंस होगा, कि वो कैसे चीजों को देखेगा और कॉमन व्यक्ति कैसे चीजों को देखेगा। तो एक अच्छा सा एग्जांपल लिया है मैंने कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर का मैंने एग्जांपल लिया। जैसे कि हमारा और आपका अनुभव है कि आप जब ट्रेन में देखेंगे तो कई बार वो लोग पैसे मांगने आते हो, मतलब ट्रांसजेंडर जो है हमारी सोसाइटी के, वो कई बार उसमें पैसे मांगते हैं। तो एक कॉमन व्यक्ति सोचता है कि यार इनके पास तो कोई काम ही नहीं है, पैसे मांगने आ जाते हैं, इनका ये बिहेवियर ही हो गया है, लोगों को हरास करते हैं, समाज में इनके लिए कोई जगह नहीं है, ये सारी चीजें लोगों को परेशान करने के सिवा इनका कोई और मतलब इनके पास काम नहीं है। क्लियर? ये ट्रांसजेंडर के लिए है, जबकि हमारी ही सोसाइटी का वो पार्ट है। वहीं जब आप उसको एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जेंडर रोल भी आता है, कि कैसे समाज ने इस पर्टिकुलर जेंडर को एक्सक्लूड कर दिया है, मतलब बहिष्कृत कर दिया है समाज से। आपने कभी इनको अपने समाज में कभी हमने जगह नहीं दी, जिसके कारण ना तो इनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, ना ही इकोनॉमिक वर्क मिलता है कि जिसके कारण ये अपना काम कर सकें। या फॉर एग्जाम्पल हम बहुत ऑड फील करने लगते हैं कि जब ये हमारे सामने आते हैं या आते थे, हालांकि अभी बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं। तो ये कॉमन सेंस या कॉमन लोगों का पर्सपेक्टिव होता है कि जो कि समाज को देखने का, कि वो वैसे ही देखेंगे जैसे दिख रहा है। अब उसके पीछे क्या फोर्स लग रहा है, क्या उसके कारण है कि वो ऐसे काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो इन सारी चीजों की स्टडी करता है सोशोलॉजी। जैसे कि सोशोलॉजी ने ट्रांसजेंडर के फॉर्म में या ट्रांसजेंडर के रोल में देखा कि ये कहते हैं कि इन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा एम्पैथी और इंक्लूजन, मतलब सोसाइटी में सोशल जस्टिस है ही नहीं। सोशल जस्टिस जब दिलाएंगे तब समाज में इनका इंक्लूजन होगा, तब समाज इनको स्टडी करेगा, तब समाज इनको एक्सेप्ट करेगा। किसको? ट्रांसजेंडर को। वो देखेंगे कि मतलब कि इनका नाम, इनका काम से बैगिंग है, बैगरी में रहते हैं, बट नहीं, समाज में उनको देखेंगे, सोशोलॉजी वाले स्टडी करेंगे कि कैसे इनका जेंडर के हिसाब से इनको काम मिलना चाहिए और इक्वालिटी आनी चाहिए सारे जेंडरों में, फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर या एलजीबीटी के जो भी है, इन सबको एक वैलिड हमारे यहाँ पे स्थिति मिलनी चाहिए, एक स्टेटस मिलना चाहिए। तो ऐसी चीजों को क्रिटिकल एनालिसिस करता है, क्रिटिकल स्टडी करता है सोशोलॉजी। क्लियर? और समझते हैं थोड़ा सा कि कॉमन सेंस में और मतलब सोशोलॉजी वाले बच्चे में क्या डिफरेंस होगा, कि वो सारी चीजें एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे देखता है और एक सोशोलॉजी वाला स्टडी कैसे करता है। तो इसमें एक सामने आता है कि जो कॉमन सेंस वाला व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज बेस पे देखता है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और बिलीफ को देखता है। वही जो है सोशोलॉजी स्टडी करता है एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से और सोशल बिहेवियर को स्टडी करता है। मतलब समाज में आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, समाज में एक साइंटिफिक तरीके से आपको कैसे पढ़ा जाना चाहिए, ये स्टडी करता है कौन? सोशोलॉजी। यहाँ पे ये जो बात करता है कॉमन सेंस की बात जो करते हैं, ये अनवेरिफाइड लोग होते हैं। अनवेरिफाइड मतलब कि आपकी आपकी चीजों का कोई वेरिफिकेशन नहीं है। मतलब आपने जो बोला, जैसे कि जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी मुझे एक कहानी सुनाते थे कि रात को वो मतलब जैसे गांव में रहते थे तो रात को वो रामायण गाने गए थे अपने दोस्त के यहाँ, मतलब अपने जो भी हमारा एक दूसरा परिवार था उनके यहाँ रामायण गाने गए। और आते टाइम उन्होंने देखा कि पीपल के नीचे कोई बैठा हुआ है रात में 12 बजे, और वो जा रहे थे और दादा ने उनसे बीड़ी मांगी। और फिर कुछ देर बाद उन दोनों ने बैठ के बीड़ी पी, और जैसे ही वो चलने लगे तो पीछे से उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनको गिरा दिया है। क्लियर? उन्होंने मुझे ये कहानी, लेकिन इसकी कोई सत्यता नहीं है, वो इनको इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, वो इसको दिखा नहीं सकते हैं, तो ये अनवेरिफाइड है। लेकिन वहीं जब सोशोलॉजी की बात आती है, सोशोलॉजी वैलिडिटी, वेरीफाइड की बात करता है। क्लियर? वेरीफाइड होता है, साथ ही साथ इसमें ट्रूथ होता है। क्लियर? मतलब जो आपने बोला है वो सारी चीजें वेरीफाइड होंगी, और इसके साथ ही रिसर्च इसमें इंपॉर्टेंट होता है।
एंड उसके साथ ऑब्जर्वेशन। इसका एग्जांपल देता हूं। ऑब्जर्वेशन, जैसे कि आपने और हमने अभी अभी एक कहानी सुनी होगी नीला ड्रम की, सुना होगा। एक हमारे समाज में केस हुआ नीला ड्रम। नीला ड्रम का जो केस हुआ उसमें हमने एक लोगों ने जनरल पर्सपेक्टिव बना दिया कि अभी के जो लोग शादी कर रहे हैं उसमें जो महिलाएं हैं वो पतियों को मार दे रही हैं, या डिवोर्स होता जा रहा है, शादियों में बहुत ज्यादा डिवोर्स के केसेस बन गए हैं। एक ये जनरल पर्सपेक्टिव बना। लेकिन वहीं पे जो सोशियोलॉजी स्टडी करेगा, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से स्टडी करेगा कि क्या ये सिर्फ अभी ऐसा हो रहा है कि वुमेन्स की तरफ से थोड़े से ये चीजें बढ़ी हैं, या वहीं ये सारी चीजें देखेंगे कि ये बहुत पीछे से चला आ रहा है कि फीमेल्स के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस और हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट, ये सारी चीजें बहुत बैकग्राउंड से चलती आ रही हैं। नॉट ओनली इन ससुराल बल्कि घर में भी होता है ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। उसके बाद डिवोर्स की जो बात आती है तो इसमें देखा जाए क्या चीजें हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो डिवोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। मे बी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही, लोगों का पेशेंस कम हो रहा है, लोगों के बीच कम्युनिकेशन कम हो गया, लोग वर्क में बहुत ज्यादा काम में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे। तो ये सारी चीजें जो पर्सपेक्टिव है, जो फैक्टर्स हैं, उन सारी चीजों को स्टडी करता है सोशियोलॉजी। क्लियर। इसका एग्जाम्पल एक और अच्छा सा एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल अभी के हिसाब से एक अंकल जो है, एक चाचा है, वो कहते हैं कि भाई जो युवा है वो बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि वो मेहनती नहीं है, मेहनत नहीं करता है। क्लियर। खाता है और सोता है। समझ में आया? ये कौन कह रहे हैं? एक अंकल कह रहे हैं। लेकिन उसके पीछे क्या फैक्टर्स है ये नहीं देख रहे हैं कि वो व्यक्ति मेहनत तो कर रहा है लेकिन हमारे पास रोजगार के अवसर ही नहीं है। जो रोजगार के अवसर होना चाहिए वो नहीं है। साथ ही साथ आप ये नहीं देख रहे हैं, जिस लड़के को आप बोल रहे हैं हो सकता है उसका फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो इतना सही तरीके से ना हो, उसके घर में वायलेंस हो, ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। या साथ ही साथ समाज में जो अच्छी एजुकेशन मिलना चाहिए वो ना मिल रही हो। तो ये सारी चीजें जो हैं स्टडी करता है सोशियोलॉजी कि समाज के हर एक कार्य के पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ ना कुछ जो घटनाएं हो रही हैं उनके पीछे फैक्टर्स होते हैं जिनको स्टडी करता है समाज शास्त्र। वहीं पे एक एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे कि जो कहते हैं कि दलित जो हैं, दलित आलसी होते हैं, काम करना नहीं चाहते। क्लियर। काम करना नहीं चाहते मतलब ये कि मैं एक मान लूं कि जो दलित वर्ग है, या जो हमारे जनरल पर्सपेक्टिव जो लोग मानते हैं कि दलित वर्ग जो है वो काम नहीं करना चाहते, मेहनती नहीं, इसलिए उनको रोजगार नहीं मिलता, काम नहीं मिलता। लेकिन समाजशास्त्र ये देखेगा कि कैसे, सोसाइटी ये देखेगी कैसे आपने उसका सामाजिक बहिष्कार किया हुआ है, उस पर्टिकुलर कास्ट का, कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी यहाँ पे देखा जाएगा। क्लियर। कि कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसे बहुत ज्यादा हावी था इन सारी चीजों को लेके कि वो वर्ग इतना पीछे रह गया। तो इन सारी चीजों को स्टडी करता है समाजशास्त्र। इन द कंक्लूजन जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि सोशियोलॉजी जो है स्टडी करता है सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से, ऑब्जर्वेशन इंटरप्रिटेशन के माध्यम से, सोशल रिलेशनशिप को, सोशल इंस्टीट्यूशन को, हमारा बिहेवियर क्या है समाज में, इन सारी चीजों की स्टडी करता है। कॉमन सेंस और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में क्या डिफरेंस है कि ये जो अनवेरीफाइड ट्रूथ है, जो एवरीडे एक्सपीरियंस को स्टडी करते हैं लोगों का, जो है वो कॉमन सेंस होता है। लेकिन वहीं जो साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से समाज को बताएगा, समाज के ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेगा, वो कौन होगा? सोशियोलॉजी। दूसरा सिर्फ और सिर्फ जो कि क्या मैंने एक्सपीरियंस किया उसके बेसिस पे बात करते हैं। सोशियोलॉजी जो है आपका बैकग्राउंड भी देखता है कि समाज के किसी कारण के पीछे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, किसी घटनाओं के पीछे। क्लियर। आई होप आपको कॉमन सेंस एक अंकल के थिंकिंग में और एक सोशियोलॉजिकल स्टूडेंट के, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के, स्कॉलर के
थिंकिंग प्रोसेस में डिफरेंस समझ आया होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। ये कुछ नोट्स, आप इसमें एक क्विक रिवीजन भी आप देख सकते हैं। जैसे कि कॉमन सेंस की जो बात कर रहे हैं, कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं कि एवरीडे लाइफ की क्या होता है, एवरीडे लाइफ का एक्सपीरियंस के बेसिस पे स्टडी करते हैं। एवरीडे लाइफ के सब्जेक्टिव बिलीव के बारे में बात करते हैं कि सब्जेक्टिव बिलीव आपका क्या है। सब्जेक्टिव मतलब आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है उसके बेसिस पे स्टडी करता है। और वहीं आपका इंट्यूशन मतलब आपका 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 मतलब क्या आपके अंदर से आ रहा है वो उसके बेसिस पे बिलीव का, आपका इंट्यूशन क्या है उसके बेसिस पे। लेकिन वहीं जो सोसाइटी है, ये सोशोलॉजी है, वो स्टडी करता है सोसाइटी को एक साइंटिफिक माध्यम से। साइंटिफिक रिसर्च होता है, ऑब्जेक्टिव रिसर्च होता है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं, उसको डाटा में हम देखते हैं। वाई एंड हाउ का एनालिटिक स्टडी करते हैं। ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है, अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा। वाई एंड हाउ का स्टडी करते हैं हम सोशोलॉजी में। तो ये एक डिफरेंस था जो कि कॉमन सेंस और नॉर्मल लोगों में डिफरेंस होता है। क्लियर, आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी, कि सब्जेक्ट मैटर मतलब कि सब्जेक्ट को किस तरीके से स्टडी किया जाता है। यह समाज शास्त्र जो है, यह सोशोलॉजी जो है, वो सारी चीजों को किस तरीके से स्टडी करेगा। अभी तो हमने देखा कि एक साइंटिफिक मेथड हो गया, साइंटिफिक मेथड तरीके से हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन वही दूसरे तरीका ये है कि हम अब सब्जेक्ट को कैसे स्टडी करेंगे। तो हमारे पास एक आता है जो कि है कि एनालिटिक अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच आपको बताता है कि समाज का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से काम करता है। मतलब जो समाज में सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन हो गए या जो भी अन्य चीजें हैं वो कैसे काम कर रही हैं। तो एनालिटिक जो अप्रोच है, अभी अभी मैंने बोला था कि वो ये वाला आपको याद रखना है। क्लियर, इसमें देखिए यहां लिखे एनालिटिकल, वाई एंड हाउ। आप समझिए कि जब मुझे कोई भी चीज को एनालिसिस करना है, जब मैं किसी भी चीज को एनालिसिस करूंगा, फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि जैसे अभी हमने देखा कि तलाक, डिवोर्स जो है समाज में बढ़ रहा है। तो मैं इसके पूछूं, मैं मेरा जो पहला सवाल होगा, मेरा या किसी का भी पहला सवाल होगा कि समाज में तलाक क्यों बढ़ रहा है, यानी वाई, और कैसे हो रहा है, यानी हाउ। ये जो दो सवाल हैं, इनके बेसिस पे ही आप किसी चीज को एनालिसिस करते हैं। मतलब आपके सामने ये सवाल आए और अब आपने डिवोर्स रेट को स्टडी करना शुरू किया, एक एनालिसिस करना शुरू किया। तो जब भी आप एनालिसिस करेंगे तो एनालिटिकल जो अप्रोच है वो स्टडी करता है कि समाज का जो सोशल स्ट्रक्चर है, समाज का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है, वो कैसे परफॉर्म करता है, वो कैसे फंक्शन करता है। साथ ही साथ इसमें हम देखते हैं फंक्शन ऑफ सोसाइटी, कि समाज कैसे काम कर रहा है, समाज किन किन सारी चीजों से मिलके बना है। उन फॉर एग्जांपल मैं ये बॉडी मान लेता हूँ, मेरी बॉडी एक सोसाइटी है। तो इस हाथ का क्या काम है, इस आंख का क्या काम है, मेरे ब्रेन का क्या काम है, मेरे मुंह का क्या काम है, मेरे पेट का क्या काम है। तो समाज कैसे फंक्शन करता है, इसमें हम एनालिटिकल अप्रोच में देखते हैं। मतलब जो हमारा दृष्टिकोण होगा एनालिटिकल तरीके से, विश्लेषणात्मक तरीके से, वो ऐसे होगा कि समाज का स्ट्रक्चर, समाज की संरचना और समाज कैसे काम करता है। वहीं हिस्ट्री, हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है, हिस्टोरिकल अप्रोच, हिस्ट्री में हम जो हमारे बैकवर्ड में या जो हमारे बैक टाइम में जो भी घटनाएं हुई हैं उनको स्टडी करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि समाज का जो इवोल्यूशन है और जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ओवर द टाइम, मतलब कि समय के साथ समाज का विकास कैसे हुआ है, इन सारी चीजों को जब हम स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच। मतलब मैं जब देखूं कि पहले का समाज कैसा था कि हंटिंग एंड गैदरिंग था, लोग शिकार करके इकट्ठा हो खाते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब लोग कृषि में आते गए, तो कृषि में आते गए, आने के बाद धीरे धीरे उनके पास थोड़ा सा संपत्ति बढ़ने लगी। अब जब संपत्ति बढ़ी तो हमारे पास सवाल आता है कि संपत्ति का हकदार कौन होगा। और जैसे जैसे उस हकदार के लिए मैरिज, फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशन बनाए गए। क्लियर,
कि मेरी संपत्ति का कोई ना कोई उत्तराधिकारी तो होना चाहिए, जो मैंने एक्स्ट्रा कमा लिया है वो किसी न किसी के पास तो जाना चाहिए। तो समाज में समाज का विकास हुआ और समाज ने कुछ सामाजिक संस्थाएं बनाई, जैसे कि फैमिली हो गई, मैरिज हो गया और किनशिप हो गया। क्लियर। उसके बाद डेवलपमेंट होता गया और डेवलपमेंट होता गया, फिर देखा कि समाज में टेक्नोलॉजी आई, वॉर्स आते गए, आजकल एआई आ गया। तो ये सारी चीजें एक हिस्टोरिकल अप्रोच से हम स्टडी करते हैं कि पहले कैसे था, पहले के समाज से आज कितना चेंज हुआ है। इन सारी चीजों को स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच तरीके से। इंपेरिकल स्टडी कहता है, या इंपेरिकल जो आपका है ये कहता है कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है समाज के प्रति, उस तरीके से आप स्टडी करेंगे सोसाइटी को। मतलब कि जब मैं फैमिली, मैरिज, इन सब में से किसी को भी स्टडी करूंगा, बेरोजगारी को अगर मुझे स्टडी करना है तो बेरोजगारी को लेके मेरा क्या एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे मैं स्टडी करूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो मेरा पीएचडी टॉपिक है उसमें से, जैसे कि जो गिग वर्कर्स हैं, जो गिग वर्कर्स हैं मतलब जो रैपिडो, जोमेटो, इन सब अब मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं कुछ लोगों के आर्टिकल्स उठाऊं और उसमें से कुछ एक नई थ्योरी बना के दे दूं। दूसरा स्टडी ऐसा कर सकता हूं कि मैं खुद उसमें कुछ दिन काम करूं और मैं देखूं कि उनके उनके साथ क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। क्लियर। तो इसे हम बोलते हैं एम्पिरिकल स्टडी, मतलब आपने खुद अनुभव करके सारी चीजों को बताया है। जैसे कि एक विलियम वाइट करके एक थिंकर्स आते हैं, उनका बुक है एक स्ट्रीट कॉर्नर। तो उन्होंने ये बताया कि जो न्यूयॉर्क में एक गैंग चलता था, मतलब कि क्रिमिनल, वहां पे क्राइम बहुत ज्यादा हो गया था। उन्होंने वो क्रिमिनल्स की स्टडी करना चाहते कि इतना क्राइम क्यों बढ़ रहा है, तो उन्होंने खुद उस गैंग को ज्वाइन कर लिया। मतलब कि कुछ सालों तक उस गैंग में उन्होंने काम किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि जैसे कि आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, कई बार हॉलीवुड में देखा होगा कि जो रास्ता रहता है उसमें ऐसे चारों तरफ कुछ कुछ लोग ऐसे गुंडे उंडे जो भी खड़े रहते हैं ना, कई बार ऐसे हम देखे हैं। कुछ कुछ मूवीज मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो आपने देखा उन्हीं कॉर्नर्स पे बहुत ज्यादा क्राइम्स होते थे, स्ट्रीट्स होती थी। तो उनको स्टडी करने के लिए उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया, खुद स्टडी किया। अब इस पर्टिकुलर मेथड को एक अलग नाम दिया गया जिसे हम बोलते हैं एथनोग्राफी स्टडी या एथनोग्राफिकल मेथड। उसके हिसाब से इन्होंने स्टडी किया, इंपेरिकल स्टडी किया कि समाज में क्या क्या सारी चीजें होती हैं। अब इसमें इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी कि सबसे बड़ा होता है कि ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने जो सोसाइटी को ऑब्जर्व किया है। जब मैं गिग वर्कर्स की बात करूंगा तो मैंने गिग वर्कर्स में क्या क्या समस्याएं स्टडी की या क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, उसके हिसाब से मैं ऑब्जर्व करूंगा। तो ये 3 तरीके हैं सोसाइटी सोशोलॉजी में जो हम फॉलो करते हैं, स्टडी करने के जो तरीके हैं, इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी। क्लियर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि सोसाइटी क्या है। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप मैंने अभी अभी बताया कि जैसे कि आपके जो फॉर्मल, इनफॉर्मल हो गया, क्लियर, फॉर्मल हो गया, तो इसे हम बोलते हैं सोशल मतलब इन सारी चीजों के जो रिलेशंस हैं, जो आपके किनशिप है, मैरिज के थ्रू रिलेशन है, इनका एक जाल ही आपको बनाता है सोसाइटी। इन सबसे मिलके ही सोसाइटी बनी है। सोसाइटी इज अ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। मतलब इन सारी चीजों को जब आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बिहेव करेंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से स्टडी करेंगे, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज सोशल रिलेशन नेटवर्क है एंड इंस्टीट्यूशन थ्रू विच ह्यूमंस लाइफ स्ट्रक्चर एंड रेगुलेटेड। इन सारी चीजों के देखो, अगर आपके ऑफिस में अच्छे रिलेशन नहीं है, आपके आपके रिश्तेदारी में अच्छे रिलेशन नहीं है, आपके मैरिज फैमिली किसी में अच्छे रिलेशन नहीं है, तो आपकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं चलेगी। या आपने अच्छे से एजुकेशन नहीं लिया, आपने आपके रिलीजन्स में जो भी दिक्कतें हैं, तो इन सारे चीज़ों से आपका लाइफ कैसे स्ट्रक्चर हुआ है और कैसे रेगुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको या मुझे कोई काम करना है तो पहला जो परमिशन आता है वो किसका आता है, फादर का। क्लियर। जो पहला परमिशन आएगा वो किसका आएगा, फादर का। फादर ने बोला नो तो नो हो जाएगा। तो मतलब कि इन सारी चीजों से जो हमारे रिलेशन है उनसे हमारा समाज कैसे रेगुलेट होता है, इसे हम बोलते हैं सोसाइटी। क्लियर। सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है, मतलब सामाजिक जो संबंध होते हैं, सामाजिक संबंध सामाजिक संबंधों के संस्थानों का एक संगठित तरीका होता है जिसके माध्यम से मानव जीवन कैसे संचालित होता है, संचरित होता है।
और कैसे विनियमित होता है, मतलब कैसे जीवन चल रहा है, इन सारी चीज इनको हम बोलते हैं सोसाइटी। दूसरा हमारे पास आता है सोशल रिलेशन। तो मैंने अभी बता दिया, फॉर्मल रिलेशन जो हमारे कनेक्शन है, जो हमारे नेटवर्क है, उसे हम बोलते हैं सोशल रिलेशन, अभी अभी मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है। सोशल इंस्टीट्यूशन अभी अभी मैंने, जब मैं आपको वो दे रहा था, एग्जाम्पल दे रहा था कि कैसे हमारी सोसाइटी डेवलप हुई, फिर प्रॉपर्टी आई, तो उसकी प्रॉपर्टी के बाद जब हमारे पास आया कि इसका उत्तराधिकार कौन होगा, तो फैमिली, मैरिज, रिलेशन, इन सारी चीजें हुई। तो इंस्टीट्यूशन एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न होते हैं, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है जिसमें कि मेरे क्या नॉर्म्स हैं, मेरे क्या बिलीव्स हैं, इन सारी चीजों को मैं स्टडी करूंगा। मेरे क्या नॉर्म, मतलब मेरा क्या मान्यताएं हैं, मेरी क्या वैल्यूज हैं, इन सारी चीजों को जब हम शेयर्ड तरीके से इस्टेब्लिश करते हैं। बेसिक नीड क्या है, जैसे कि जब मैं बात करूं, अगर फैमिली या मैं साथ में मैरिज भी ले सकता हूं, इनकी बेसिक नीड क्या है। फैमिली की बेसिक नीड है कि जो इमोशनल सपोर्ट है वो सबको देते रहे। मैरिज की जो बेसिक नीड होती है, जो सोशियोलॉजी के तरीके से बेसिक नीड है, मैरिज इज फॉर रिप्रोडक्शन। क्लियर। और मतलब बच्चे या आपका जो कि परिवार बनाने का तरीका है, इन सारी चीजों का तो बेसिक नीड है कि सामाजिक संस्थाएं जो है वो हमारी बेसिक नीड को पूरी करती हैं। तो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो समाज के या व्यक्ति के, इंडिविजुअल लोगों के जो बेसिक नीड्स होती हैं, उनके माध्यम से जो नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, जो बिलीव होते हैं, वो शेयर्ड होते हैं। उसके हिसाब से ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, रेगुलेट होता है। ऐसा नहीं कि मैरिज के जो तरीके बनाए गए हैं, विवाह के जो तरीके बनाए गए हैं हमारे समाज में, विवाह के तरीके जैसे कि आपको इन कास्ट शादी करनी है, जिसे हम बोलते हैं इंडोगैमी, मतलब आपको अपने ही कास्ट में शादी करनी है, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि आपको, या आपके पास एक्सोगैमी होती है, मतलब आप अपने समाज में, समाज के बाहर शादी कर सकते हैं। लेकिन मैरिज इंस्टीट्यूशन का ये है कि दोनों, पहले क्या होता था, पहले 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 LGBTQ ये वाले सारी चीजें अप्लाई नहीं की समाज में, इनको स्टैब्लिश नहीं किया। तो पहले जो नियम था कि आपको अपोजिट सेक्स से ही मैरिज करनी है, तो कुछ जो नॉर्म्स बनाए गए हैं मैरिज के, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। वो रेगुलेट करता है समाज को, सोसाइटी को वो रेगुलेट करता है। जैसे कि एक वर्ड आता है इंसेस्ट टैबू, इंसेस्ट टैबू, इसका मतलब होता है कि आपके जो रिश्तेदार हैं, यानी जो बाय ब्लड या जो आपकी मदर की तरफ से जो रिलेटिव्स हैं, उनमें आप शादी नहीं कर सकते, मतलब मैरिज अलाउड नहीं होती है। तो ये क्या है, मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, कुछ रेगुलेट करता है सोसाइटी को, इसके हिसाब से मैरिज के फंक्शन बताए जाते हैं, रेगुलेट करता है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है जो कि ह्यूमन के बेसिक नीड्स को पूरी करता है, और उसके हिसाब से समाज चलता है। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज सोशल स्ट्रक्चर। देखिए अभी ये सिर्फ मैं वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ, उसके हिसाब से जब हम यूनिट 3 में आते हैं, जिसमें बेसिक इंस्टीट्यूशन एंड टर्म्स वाले में, उसमें इन सारी चीजों को हम थिंकर के हिसाब से पढ़ेंगे, कौन से थिंकर ने किसके बारे में क्या क्या बोला है। क्योंकि अभी ये बार बार ये शब्द रिपीट होंगे हमारे शुरू में ही, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको एक ओवरव्यू लग जाए इन सारी चीजों। तो सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सोशल स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। अभी हमने देखा जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उसका एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है ये। एंड जो रोल्स हैं, रोल्स एंड स्टेटस, ये दो मेजर कॉन्सेप्ट हैं। स्टेटस जो है वो आपका इकोनॉमिकली पोजीशन बताता है, यानी जब मैं स्टेटस की बात कर रहा हूं तो मैं इकोनॉमिकली तौर पे कहाँ स्टैंड कर रहा हूं, वो बताता है स्टेटस। लेकिन रोल जो है, जो रोल है वो आपको बताता है, जो रोल है वो बताता है कि आपका क्या काम है समाज में। सॉरी, आपके जेंडर के अकॉर्डिंग, आपके जो आपका आपकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या रोल दिया गया है,
क्या काम दिए गए हैं, क्या आपको काम अलॉट किए गए हैं, उसे हम बोलते हैं रोल। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई एक फादर है, मतलब जो फादर है उसका रोल एज अ फादर कुछ और होगा, लेकिन वही फादर जो है अपने ऑफिस में जाके एक टीचर बन जाता है, तो एज अ टीचर इसका काम कुछ और होगा, वापस से घर आके अपनी मदर के लिए क्या बन जाता है, सन बन जाता है, तो इसका काम अलग होगा, तो इसे हम बोलते हैं रोल। लेकिन स्टेटस जो है वो इकोनॉमिकली पोजीशन है कि मतलब आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। क्लियर। ये प्रोवाइड करता है सोशल ऑर्डर, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज में स्थिरता इन सारी चीजों से बनी रहती है। क्लियर। कुछ जो है इंटरप्रिटेटिव, मैंने अभी अभी बताया कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, आपके आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग से बेहतर है कि आप इसको एक्सपीरियंस लिख लीजिए। मैक्स वेबर ने इसे वर्स्टहीन के नाम से भी दिया। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये कहते हैं कि इंटरप्रिटेटिव स्टडी जो है एक रिसर्च अप्रोच है जो कि बताता है कि अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मोटिव्स, उसके पीछे मोटिव्स क्या होते हैं, बिलीफ क्या होता है, एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, मोटिव्स। फॉर एग्जांपल मेरा पढ़ाने का मोटिव क्या है, या उसके पीछे क्या बिलीफ्स होते हैं, एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल, सोशल एक्शन जब हम पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि मोटिव्स और मोटिव्स सोशल एक्शन में इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्शन, कैसे लोग अंतःक्रिया कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को जब हम एक एक्सपीरियंस या अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से समझते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटरप्रिटेटिव स्टडी या इंटरप्रिटेटिव अप्रोच। जैसे कि आपने एक एक पॉडकास्ट भी देखा होगा कि वो वकील है, उनका क्या नाम है, कपिल सिब्बल, और एक पलकी शर्मा है, या मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो उन्होंने किसी पार्टी का मैनिफेस्टो वो उनके साथ डिस्कस कर रही थी, तो वो कहते हैं कि मैनिफेस्टो सेज, उसके बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया, जो ले रही थी पॉडकास्ट, उन्होंने बोला कि द इंटरप्रिटेशन सेज मतलब आपके अनुसार, मतलब आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, दैट इज इंटरप्रिटेशन अप्रोच। क्लियर। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि पहला है कि इंटरप्रिटेटिव स्टडी इन सोशोलॉजी प्रिलिमिनरी कंसर्न विथ, समाजशास्त्र में व्याख्यात्मक अध्ययन मुख्यतः किससे संबंधित है। अभी अभी हमने देखा था कि इंटरप्रिटेशन जो है वो अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग्स, मोटिव्स, एक्सपीरियंस है, तो इसका आंसर आप देखेंगे कि बी ऑप्शन ये सही है। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, इंडिविजुअल अटैच देयर एक्शन, मतलब पर्टिकुलर एक्शन के पीछे क्या मीनिंग होता है, उसको जब आप अंडरस्टैंड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग या इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजी। उसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन, वस्तहीन यानी व्याख्यात्मक समझ की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी थी, तो इसका आंसर दैट इज मैक्स वेबर। ध्यान दीजिए, इसको इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजी। क्लियर। मतलब व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का जनक भी इनको बोला जाता है, किसको, मैक्स वेबर को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अकॉर्डिंग टू माइकेवियर एंड पेज, सोशोलॉजी इज अ प्राइमरी स्टडी। माइकेवियर एंड पेज के अनुसार, जो थिंकर्स हैं उनके अनुसार सोशोलॉजी क्या है, हमने पीछे ही पढ़ा था कि ह्यूमन रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन की बात करते हैं। क्लियर। मतलब सामाजिक संबंध और सामाजिक अंतःक्रिया की बात करता है कौन, माइकेवियर एंड पेज। क्लियर। आई होप आपको आज के हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे या बेसिक जो टर्म्स थे सोशोलॉजी से रिलेटेड, और जो कॉमन सेंस एंड जो अभी अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा, सोशोलॉजी क्या है, व्हाई वी शुड स्टडी सोशोलॉजी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन कॉमन सेंस एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। उसके बाद हमने देखा क्या क्या अप्रोच हो सकती है सोशोलॉजी स्टडी करने के, सोशोलॉजी स्टडी करने के। उसके बाद हमने देखा कि कुछ टर्म्स जैसे कि सोशल रिलेशनशिप क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, सोसाइटी क्या है ना, इन सारे टर्म्स को हमने देखा। तो इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हमने अभी देखे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। आई होप अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।